नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल पे, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को केमिस्ट्री की क्लासेस दे रहा, जिसमें मैंने इसके पहले वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया को पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको अम्ल, क्षार एवं लवण दूसरे चैप्टर के बारे में बताया। तीसरा जो चैप्टर स्टार्ट मैंने किया था वो था धातु और अधातु, जिसके अंतर्गत कल की वीडियो में मैंने आपको धातु और अधातु का पार्ट 1 दिया था, जिसमें मैंने धातु अधातु के भौतिक गुण होते क्या हैं वो चीजें, इसके अलावा रासायनिक गुण, सक्रियता श्रेणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को मैंने डिस्कशन आपके साथ किया था। आज की वीडियो में मैं जो धातु अधातु का बचा हुआ पार्ट 2 है उसको मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि धातु और अधातु के बचे हुए जो भी टॉपिक है वो क्या क्या है और उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे या फिर उस चीज के बारे में हम कैसे जानेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे कल देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इस टॉपिक में कल मैंने क्या पढ़ा था आपको, धातु की परिभाषा और इसके भौतिक गुणधर्म। सेम इसी तरीके से अधातु की परिभाषा और इसके भौतिक गुणधर्म। इसके अलावा तीसरी जो मैंने टॉपिक पढ़ाई थी वो थी आपकी सक्रियता श्रेणी, जिसमें मैंने बताया था कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। चौथा जो मैंने आपको, ये तीसरी टॉपिक आपकी थी और यहाँ पे जो आपकी पांचवी टॉपिक थी, सॉरी सक्रियता श्रेणी आपकी चौथी टॉपिक थी और पांचवी जो आपकी टॉपिक थी वो था आपका धातुएं व अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। जैसे जिसमें मैंने आपको बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताया था कि किस तरीके से धातुएं और अधातुएं एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करती हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ तक ये कल आपका टॉपिक, इतने ये 5 टॉपिक कल आपके चले थे। आज हम ये जानेंगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। जैसा कि आयनिक यौगिक के बारे में मैंने कल ही बताया था, लेकिन आज हम एक बार फिर से वो चीजें पढ़ेंगे कि आयनिक यौगिक होते कैसे हैं या फिर ये आयनिक यौगिक होता क्या है, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें हम ये जानेंगे कि खनिज के द्वारा हम धातुओं का कैसे निष्कर्षण करते हैं या फिर खनिज के द्वारा हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। ये आपकी अगली टॉपिक हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विधि, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका अगला टॉपिक होगा। अगला जो होगा वो होगा आपका संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा। जैसा कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि संक्षारण होता क्या है और संक्षारण से सुरक्षा कैसे होती है, वही टॉपिक इसमें हमें दोबारा से पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर कालापन पड़ जाना, ये सारी चीजें आपको संक्षारण के अंदर पढ़ने को मिलेगी। अगली जो टॉपिक होगी वो होगा मिश्र धातु। इसमें हम ये जानेंगे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका होगा वो होगा अमलगम। आपने कल इसमें अम्लराज के बारे में इस चैप्टर में आपने अध्ययन किया था, जहां पे आपने देखा था कि 3:1 के फॉर्म में जब हम लोग HCl और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है, जिसे सोनार जैसे लोग यूज करते हैं, किसको, सोने या फिर किसी धातु को साफ करने में। तो उससे आप ये मत समझिएगा कि अम्लराज और अमलगम एक ही है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे पढ़ लिया था। तो वो आपको मैं अभी यहाँ पे बॉक्स के अंदर करके दिखा दे रहा, वो आपके कल के टॉपिक थे और आज के कौन से टॉपिक होंगे उस चीज को हम देखते हैं। पहला, जैसे आपको यहाँ धातु की परिभाषा और भौतिक गुणधर्म, दूसरी टॉपिक थी अधातु की परिभाषा और उसके भौतिक गुणधर्म, तीसरा धातुओं के रासायनिक गुण, चौथा सक्रियता श्रेणी और पांचवा आपने पढ़ा था धातुएं व अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद आपके बचे हुए 3 टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। तो कल आपने जो पढ़ा था वो था आपका ये 5 टॉपिक। तो अगर आपने ये 5 टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो जा करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। अब हम यहाँ आगे स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं। जैसा कि कल मैंने आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से सोडियम के ऊपर आयन आते हैं, मतलब उसके ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस तरीके से क्लोरीन एक धातु है जिसके ऊपर कैसे नेगेटिव चार्ज आता है और वो उनसे मिल के बनने वाला जो यौगिक होता है उसे हम आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे
लिखा गया है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो देखते हैं इस चीज को कि आयनिक यौगिक होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं आयनिक यौगिक। सिंपल सी चीजें कल मैंने बताई थी कि धातुएं अधातुएं से कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं। इनसे मिलने वाली जो इनके मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक या फिर इसी का एक और नाम होता है वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक का एक और नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक। कल मैंने इस चीज को आपको बताई थी कि वैद्युत संयोजक यौगिक ये आपका दूसरा नाम आ गया। तो जब भी आपसे आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक पूछे तो आप इसके बारे में बिल्कुल यही चीजें आपको बतानी होगी या फिर लिखना होगा। जैसे इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे, और इसका क्या है MgCl मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका MgCl2 रहेगा क्योंकि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था किस तरीके से आयनिक यौगिक बनते हैं, सेम मैं उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा। जैसे आपको पता है कि सोडियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू आपको बताया था कि कैसे ये 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरा आपको क्लोरीन दिख रहा होगा कि क्लोरीन के ऊपर आपको पता है कि 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, इससे बनता है हमारा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। जैसे Na के ऊपर आपका हो जाएगा +1 मतलब इसके नीचे आप +1 लिख दोगे, और क्लोरीन के ऊपर होता है -1 इसके नीचे भी आप 1 लिख दोगे। जब इसका ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, NaCl बन जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें MgCl2 की तो आपको पता होगा Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसको जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जहां पे क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है, जब आप इसको बनाते हो तो ये बन जाता है आपका MgCl2। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि Mg के ऊपर है आपका +2, इसका मतलब इसके नीचे 2 लिखेंगे, और क्लोरीन के ऊपर होता है -1 इसका मतलब आप यहाँ पे 1 लिखोगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इसके बेस में और 2 यहाँ क्लोरीन के बेस में चला जाता है, जिससे क्या होगा आपको MgCl2 यौगिक बनेगा। और ये जो यौगिक होगा इसी को हम बोलेंगे आयनिक यौगिक। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इन दोनों से मिलने वाला जो यौगिक होता है उसी को हम लोग आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये चीजें आपको आयनिक यौगिक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है कि इसके गुणधर्म को बताइए। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और इसके रासायनिक या फिर गुणधर्म के बारे में बताइए। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन आपका क्या होता है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं एवं इसके गुणधर्म लिखिए, एवं इसके गुणधर्म लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो आपको इसे ध्यान देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको आसान तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको
इस क्वेश्चन का आधा पार्ट जो है, जैसे आयनिक यौगिक किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जब धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक दूसरे के साथ यौगिक बनाते हैं, तो ये जो यौगिक होता है इसी को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अब इसके गुणधर्म क्या है? गुणधर्म के अंदर हम ये देखेंगे कि जब ये यौगिक बनते हैं, मतलब जो आयनिक यौगिक होता है उसके गुणधर्म के अंदर आपको मिलेगा इसकी भौतिक प्रकृति, इसके बाद आप जानोगे कि इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, इसके बाद हम ये जानेंगे कि इसकी घुलनशीलता क्या होती है, या और चौथा इसका जो गुणधर्म होगा वो होगा विद्युत चालकता। तो इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके 4 गुणधर्म हुए, कौन कौन से? पहला भौतिक प्रकृति, दूसरा आपका घुलनशीलता, या फिर आप बोल सकते हो आगे पीछे आप इसको बता सकते हो, तीसरा जो होगा इसका गलनांक क्वथनांक, और चौथा होगा विद्युत चालकता। तो एक एक करके इस चीज को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, हम इसके गुणधर्म लिखिए। तो आपको यहाँ तक के क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अगला है कि इसके गुणधर्म लिखिए, तो हम एक एक करके अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे कि इसके गुणधर्म क्या क्या है। जैसे यहाँ पे पहला इसका गुणधर्म क्या है, यहाँ पे लिखा गया आपका भौतिक प्रकृति। क्या होता है ये भौतिक प्रकृति? इसके भौतिक प्रकृति क्या होते हैं, अब हम इस चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आपको थोड़े लिख लेना पड़ेगा, थोड़े। ये बोल रहा कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में बदल जाते हैं। क्या लिखा था अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एक करके इसको समझाता हूं। जैसे अभी आपने कभी नमक देखा होगा। नमक आपको 2 टाइप का दिखेगा, एक ऐसा जो काफी सॉलिड होता है, पत्थर की तरह मोटा होता है, और दूसरा क्या अब जो हम लोग नमक यूज करते हैं वो दूसरा। तो यहाँ पे आपने जो पत्थर की तरह जो नमक आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। मतलब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड। अब आपको याद रखना है, अब आप जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो इसकी भौतिक प्रकृति के बारे में हम जानेंगे कैसे। ये जैसे आपने देखा होगा कि ये काफी कठोर होते हैं, तो उनके बीच एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब बंध होता है, जिसके द्वारा एक दूसरे के साथ वो, जैसे ये इनके बीच एक बंध होता है। बंध का मतलब इसको बोलते हैं, ये जो बंध है इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध, जिसके द्वारा क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। तो सिंपल सा है कि जो आयनिक यौगिक हैं वो एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच। जैसे यहाँ पे धन एवं ऋण आयनों के बीच का मतलब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये कैसे होते हैं? ये बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब ये जो आयनिक बंध है ये एक दूसरे को काफी ज्यादा खींचे रहते हैं, मतलब एक दूसरे को, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो वही चीज है कि इनके बीच क्या होता है, इनके बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये ठोस होते हैं। ठोस का मतलब सोडियम अलग था, क्लोरीन आपका अलग था, ये आयनिक बंध के द्वारा काफी तेजी से जुड़े थे। मतलब वही है कि इनके बीच आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये आपके ठोस और कैसे होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ठोस और कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, इनके बीच का जो आयनिक बंध होता है वो काफी मजबूत होता है। और बोल रहा कि ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब मैंने कल समझा था कि जब हम इसको पीटेंगे, इस पे दबाव डालेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाता है। तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी भौतिक प्रकृति का मतलब क्या होता है। धातु के धनायन और अधातु के ऋणायन एक दूसरे के साथ एक आयनिक बंध या फिर एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे ये काफी ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनके अंदर क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुर क्या होता है कि जब हम
इसको दबाव डालेंगे या फिर इसको जब हम लोग पीटेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो पहले आपको इसकी प्रकृति समझ में आ गई होगी, भौतिक प्रकृति। तो पहला आपको समझ में आया कि सामान्य इसके गुणधर्म में भौतिक प्रकृति होगा। एक बार मैं इस चीज को दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि जब धातु के ऋणायन और धातु के धनायन और अधातु के ऋणायन एक दूसरे से एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे आयनिक बंध कहते हैं, या फिर इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये कठोर पाए जाते हैं, कठोर या फिर कह सकते हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इनके बीच भंगुरता का गुण पाया जाता है जिसके कारण जब इसको हम पीटते हैं या फिर इस पे जब हम दबाव डालते हैं तो क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एग्जाम्पल में आपको NaCl याद रखना है। आपको जैसे ही ये भौतिक प्रकृति लिखना पड़े आपके दिमाग में वो जो नमक होता है, जो सॉलिड वाला नमक होता है, आपको वो याद रखना है कि कैसे वो टूट जाता है, वो क्यों एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयनिक बंध पाया जाता है। ये हो गया आपका पहला इसका गुणधर्म। दूसरा आपका जो गुणधर्म है वो है गलनांक एवं क्वथनांक। ये आपका यहाँ पे आपका दूसरा जो, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, इसका जो दूसरा गुणधर्म है वो है आपका गलनांक एवं क्वथनांक। क्या होता है समझाता हूं अभी आपको। जैसे हम ये कहते हैं, इसमें लिखा क्या है पहले आप वो देख लीजिए। जैसे इसमें बोल रहा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मतलब सर पिघलने, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे वो क्या करे, पिघलने लगे, और क्वथनांक का मतलब जब वो उबलने लगे। तो क्या है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, मतलब कि जो भी आयनिक यौगिक होंगे जैसे NaCl हुआ, MgCl2 हुआ, इन लोगों का गलनांक और क्वथनांक जो है काफी ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। पहले समझा लेता हूं फिर मैं बताता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है। जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई बर्तन होता है उसके अंदर हम क्या करें, उसको हम बिना पानी, मतलब जैसे आप उसको पानी मिलाओगे NaCl मतलब जो सॉलिड नमक होता है, उसको जब आप पानी मिलाओगे तो वो तो टूट जाएगा, लेकिन बिना पानी के अगर हमें उसको तोड़ना है बिना दबाव डाले, अगर उस चीज को हम लोग यहाँ पे जैसे NaCl यहाँ पे हम क्या करें, रख देते हैं, यहाँ पे NaCl डाल देते हैं, और जब हम इसको नीचे से क्या करें, हीट देंगे, यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए, इसको गलाने के लिए, इसको पिघलाने के लिए या फिर उबालने के लिए जो है हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर को देना पड़ेगा। तो बस वही चीजें लिखी गई है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, इनके बीच का जो आयनिक बंध होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें इसे ज्यादा क्या देना पड़ता है, हमें इसे ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। तो आपको यही समझ में आया होगा कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होगा, जो क्वथनांक होगा वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो आयनिक बंध होता है, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो काफी ज्यादा मजबूत या फिर कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अधिक होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इस चीज को, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को या फिर आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा आपको कि इसके क्वथनांक और गलनांक ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो आयनिक बंध होता है, जो आकर्षण बल होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि क्योंकि इनके बीच के जो आयनिक बंध होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे तोड़ने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में
क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। पहला, भौतिक प्रकृति, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच के आयनिक बंध ज्यादा मजबूत होते हैं। दूसरा कि इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर के जो आयनिक बंध है वो काफी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इसे तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन शायद आगे होगा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इसको। जो चीजें मैंने अभी समझा दी वही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन वही है जिसे मैंने समझाया। ये क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आंसर क्या होगा? आयनिक यौगिकों का गलनांक इसीलिए उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच जो बंध होता है, आयनिक यौगिकों के बीच जो बंध यानी जो आयनिक बंध होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। लिख के यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा कि आयनिक, ये हो गया आपका आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसीलिए होता है क्योंकि इनके मध्य उपस्थित आयनिक बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका गलनांक ज्यादा क्यों होता है या फिर इसका गलनांक उच्च क्यों होता है। ये मैंने आपको आंसर यहाँ पे लिख दिया कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसीलिए होता है क्योंकि इनके मध्य उपस्थित आयनिक बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इसकी दो भौतिक प्रकृति। पहला क्या? पहला आपका था इसकी भौतिक प्रकृति, इसका पहला जो गुणधर्म था वो आपका भौतिक प्रकृति, और दूसरा कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तीसरी जो इसकी भौतिक प्रकृति है वो है आपका घुलनशीलता। क्या होता है आइए देखते हैं यहाँ पे। ये है आपकी तीसरी भौतिक प्रकृति जो है आपका घुलनशीलता। घुलनशीलता मतलब इसमें घुलने का जो गुण होता है वो कैसा होता है। बोल रहा कि आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अल्प विलेय होते हैं। पहले समझा लेता हूं। मतलब जैसे आपको क्या होगा कि आप एक बर्तन लेते हैं जिसमें क्या होगा पहले से जल, ये क्या है आपका जल है मतलब पानी। जब आप इसमें किसी आयनिक यौगिक को क्या करेंगे? मिलाएंगे। आप इसके अंदर आयनिक यौगिक को जब आप इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है, या फिर बोलें कि ये घुल जाता है। ये क्या है आपका? ये जल है, ये आपका जल है। ये क्या जाएगा? इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि एक और बर्तन लेते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम इसके अंदर या तो केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल या पेट्रोल, जब इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे इसमें हम डाल देते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपका पेट्रोल हो गया,
या फिर मिट्टी का तेल हो गया, ऐसी सारी चीजें जब हम यहाँ पे कोई भी जैसे NaCl मान लीजिए, आप इसको जब इसके अंदर डालते हैं तो ये क्या होगा, तब ये बहुत कम मात्रा में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा घुलनशीलता, कि जब भी आप आयनिक यौगिकों को जल में मिलाएंगे तो वो घुलनशील हो जाता है, और जब आप इसे पेट्रोल या फिर केरोसिन जैसे विलायक में मिलाएंगे तो ये क्या होता है, अल्प विलेय हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा तीन इसके भौतिक सामान्य गुणधर्म, पहला भौतिक प्रकृति, दूसरा आपका गलनांक और क्वथनांक, तीसरा क्या होता है आपका घुलनशीलता। आपको ये चीजें समझ में आ गई। चौथी आपकी जो चीज है वो क्या है, चौथा आपका आयनिक यौगिकों के जो चौथी जो गुणधर्म है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चालकता। पहले हम इतनी बड़ी चीजें लिखी गई हैं तो हमें ये परेशान नहीं होना है कि ये क्या लिखा गया, हम पहले इसको समझेंगे और फिर जानेंगे। चौथा इसका जो क्वालिटी है या फिर इसकी जो गुणधर्म है उसको हम कहते हैं, ये है आपका विद्युत चालकता। देखते हैं विद्युत चालकता क्या होता है। बोला किसी विलयन से विद्युत के चालन, पहले इसको आप छोड़ दीजिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे एक अलग से स्लाइड लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे एक बर्तन ले लेते हैं। क्या करेंगे, एक आपका यहाँ पे बर्तन होगा, जैसे ये आपका कोई बर्तन हो गया। आप इसको कुछ इस तरीके से आप एक बर्तन ले लेते हैं, और आप एक और क्या लेंगे, आप एक बल्ब ले लीजिए। क्या होता है, बल्ब। यहाँ पे आप एक यहाँ पे क्या करिए, बल्ब ले लीजिए, जो कुछ इस तरीके से ये आपका बल्ब हो गया, आपका बल्ब हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जल को मिला देते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका जल है, ये आपका इसमें जल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, इससे दो तार लेंगे ऐसे कुछ, और एक तार ये आपका अंदर हो जाएगा, और दूसरा इस दूसरे वाले तार को हम क्या करेंगे, एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस। अब क्या करिए, इसको इधर से भी तार को निकाल करके ले जाके आप यहाँ पे लगा दीजिए। पहला सिंपल सा चीज, एक आपने बर्तन लिया जिसके अंदर हमने क्या किया, पानी डाल दिया, एक बल्ब लिया और एक बैटरी। इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसके जो तार हैं दोनों, उसको हम लोग पानी के अंदर ले जाके छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे ये बल्ब नहीं जलेगा। पहला केस क्या है कि बल्ब आपका नहीं जलेगा, लेकिन फिर इसको जलाएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, जब ये केवल जल था तो ये बल्ब नहीं जलता है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एक आयनिक यौगिक को मिला देते हैं, जैसे वो आयनिक यौगिक क्या हो सकता है, वो आयनिक यौगिक जैसे आपको पता है NaCl, मान लीजिए इसके अंदर आप क्या मिला दिए, नमक। जैसे ही आप इसके अंदर नमक मिला दिए, आप इसके अंदर NaCl मिला दिए, तो क्या होगा, ये इसके अंदर जाके Na+Cl माइनस में टूट जाता है। इससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तार को एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। जैसे एक तार का सिरा यहाँ पे था और दूसरा तार का सिरा यहाँ, ये एक दूसरे के पास जाने लगेंगे, और कनेक्ट होते ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो वही चीज है कि आयनिक यौगिक क्या होता है, द्रव अवस्था में एक विद्युत चालक का भी काम करता है। विद्युत चालक का मतलब विद्युत को प्रवाह करवाने में भी ये हेल्प करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे एक आयनिक यौगिक को मिला दिया तो क्या हुआ उससे, कि ये बल्ब जलने लगा। इसका मतलब ये आयनिक यौगिक किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक विद्युत चालकता की तरह काम कर रहा है। तो ये आपका आयनिक यौगिक हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीछे की जो थ्योरी थी इसको हम पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। मतलब अगर कोई विलयन है, किसी विलयन में जो चार्ज है, आई मीन इसके अंदर जो आवेशित कण है, मतलब प्लस और माइनस वाले जो भी चार्ज हैं, उनको एक दूसरे के पास जाना जरूरी है। जैसे
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इनको हमें पास ले जाना जरूरी है, तभी क्या होगा, विद्युत प्रवाहित हो सकती है। वही चीज आपका लिखा है, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता क्या है, आवश्यक है। बोला आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होता है, मतलब जब आयनिक यौगिक को हम लोग जल में मिलाते हैं तो क्या होगा, आयन बना, जैसे कि आपको यहाँ पे Na+ और Cl- दिखा, वही चीज यहाँ पे बोला कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। बोल रहा कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यहाँ पे इस लाइन को आप समझिएगा ध्यान से। पहले इस चीज को मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, तो मैं यहाँ पे पहले आपको करके फिर दिखा रहा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा। हाँ, ये देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। मतलब जैसे उस पानी में आप जब तक, अगर आप वहां पे सॉलिड फॉर्म में जो नमक होता है, नमक को आप जब सॉलिड फॉर्म में भले पानी में नहीं मिलाएं, अगर वो पानी में नहीं मिलेगा, आप उसको बैटरी के थ्रू सोचेंगे कि उस बल्ब को जला दे बिना पानी के, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके चार्ज, मतलब उसके जो धनायन और ऋणायन होंगे वो टूटेंगे ही नहीं, तो वो विद्युत का चालन का काम नहीं करेंगे। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। मैंने वही चीजें समझा दी कि जब सोडियम क्लोराइड के चार्ज या फिर जो आयन है वो टूटेंगे ही नहीं, तो वो विद्युत का चालन कैसे करेंगे, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है। अगला जो है कि लेकिन, क्या लिखा है यहाँ पे कि लेकिन आयनिक यौगिक को गलित अवस्था, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे जो आयनिक यौगिक है वो द्रव अवस्था में विद्युत चालक का भी काम करता है, तो बोल रहा कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अगर वो ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करवाएंगे, अगर वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं तो वो विद्युत का चालन करवाते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से इधर उधर मतलब गमन करने लगते हैं एवं विद्युत का प्रवाह होता है या फिर चालन करने लगते हैं। ये फिगर आप, अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा तो क्या लिखना है वो आपको इस पे लिखा गया है, ऐसे ही आपको इसका आंसर लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, जब धनायन और ऋणायन या फिर धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। इसके 4 मैंने गुणधर्म बताए। पहला भौतिक प्रकृति, जिसमें ये था कि ये कठोर अवस्था में या सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो आयनिक बंध होता है वो काफी मजबूत होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि जब आयनिक बंध मजबूत होगा तो इसे तोड़ने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया वह है घुलनशीलता। जब आप आयनिक यौगिकों को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको केरोसिन या फिर पेट्रोल जैसी चीजों में मिलाते हैं तो वो आपका नहीं घुल पाता। अगला मैंने बताया विद्युत चालकता, जिसमें मैंने ये बताया कि किसी भी विलयन में विद्युत की जो चालकता है उसके लिए क्या होगा, उसमें जो चार्ज पार्टिकल है, जो आवेशित कण है, उनका इधर से उधर गति करना आवश्यक है। जब तक आप किसी आयनिक विलयन को या फिर जब तक आप किसी आयनिक यौगिक को सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो वो उसके अंदर से विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा, मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको द्रव अवस्था में लेके जाते हैं तो क्या होता है, आवेश जो आयनिक यौगिक होगा वो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा और विद्युत का चालन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीजें मैंने आपको इसके चारों गुणधर्म को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन था कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और इसके सामान्य गुणधर्म लिखिए, उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मैंने लिखा, जो फिगर बनाया वो आपको वैसे ही लिख देना है। अगला जो टॉपिक है वो आपका, जस्ट 1 मिनट, अगला जो आपका टॉपिक है
वो है खनिज व अयस्क में अंतर। सबसे पहले हम ये देखते हैं खनिज होता क्या है और अयस्क क्या होता है। हम जब खनिज को समझ जाएंगे, जब हम लोग अयस्क को समझ जाएंगे तो उसके बीच के अंतर को भी हम आराम से लिख सकते हैं। तो वही चीज है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ खनिज किसे कहते हैं। पहले आप समझिए, फिर इस पे क्या लिखा है तब आप उसको ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको पता है कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो उसके अंदर कई सारी ऐसी धातुएं मिलती हैं जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होती, जो कि शुद्ध फॉर्म में नहीं होती, तो उसमें अशुद्धियां भी मिली होती हैं। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाले जाने वाले जो भी तत्व या यौगिक हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आपका खनिज कहते हैं। तो खनिज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, पहले आप देखिए यहां ध्यान से। ये लिखा है आपका खनिज। तो खनिज कहते किसे हैं, वो आप देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी, मतलब इसके ऊपरी भाग पे जब मिट्टी की खुदाई करते हैं तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब कि जब हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं तो उसमें से जो तत्व मिलता है, जो यौगिक मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। आगे क्या लिखा है कि यह पृथ्वी से अशुद्धियों से प्राप्त हुआ। मैंने बताया कि वो क्या होते हैं, खनिज जो होते हैं उसमें से धातु भले बाद में निकले, लेकिन जब हम उसको खोद के निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या बोल रहा, यहाँ पे आपका कॉपर पापराइट, यहाँ पे पापराइट नहीं कॉपर पायराइट होगा। एक मिनट मैं बता दे रहा हूं, ये क्या होगा आपका कॉपर पायराइट। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कॉपर, कहाँ गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉपर पायराइट, और इसका फॉर्मूला CuFeSO4। ये गलत यहाँ पे हो गया है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला CuFeSO4 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये शुद्ध अवस्था में जब ये भूपर्पटी से निकाले जाते हैं तो ये शुद्ध अवस्था में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे कॉपर पायराइट हो गया। अगला जो है आपका वो है आपका अयस्क। तो देखिए ये क्या है, अयस्क को हम लोग देखते हैं। अयस्क, तो एक चीज याद रखिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जितने भी यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या, ये मैं आपको कह रहा कि यहाँ पे खनिज पाए गए, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे खनिज मिलते हैं। जैसे जिसमें आपको क्या होगा कि कुछ इनको फिर हमें क्या करना होगा, इन्हें हमें शुद्ध करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें धातु मिलेगा। खनिज को शुद्ध करने पे हमें धातु मिलेगा। तो आपको ये पता होगा कि जब हम लोग खनिज से धातु को पाते हैं तो उसको प्योर करना पड़ेगा, और प्योर करने की अगर जो लागत है या फिर जो खर्च है अगर वो ज्यादा है तो क्या होता है कि ऐसी धातुओं को निष्कर्षण नहीं किया जाता, ऐसी धातुओं को नहीं निकाला जाता, या फिर ऐसी धातुओं को नहीं खनिज से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा क्या कि एक क्या ऐसे धातु को जो होंगे जो खनिज से कम लागत में क्या होंगे, बाहर निकाले जा सकते हैं। तो लोग ऐसा क्या होता है कि खनिज से जो धातु कम खर्च में बाहर निकाल लिए जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। वही चीज आपका उधर लिखा गया है, तो वही दिखाता हूं आपको कि क्या लिखा गया। देखिए ध्यान से, बोल रहा कि वे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण क्या हो, आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सके, अयस्क कहलाता है। मतलब धरती के अंदर से बहुत ज्यादा खनिज निकाले गए लेकिन उसमें से धातु या फिर हम उसमें से उसी अयस्क को मतलब एक तरफ करेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम उसी अयस्क को एक तरफ छाट देंगे जिसमें कम खर्च लगता हो और जिससे धातु को निकालना थोड़ा आसान हो। तो वही चीज है अयस्क, वे होता ये खनिज ही है। तो क्या बोला कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण
आसानी से और कम खर्च के साथ किया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अयस्क कहते हैं। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे खनिज और अयस्क के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि खनिज क्या होता है, ये भूपर्पटे के अंदर से निकाला जाता है और ये काफी अशुद्ध होता है जब इसको हम लोग निकालते हैं तब। इसके अलावा अयस्क क्या होता है, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जहां पे धातु का निष्कर्षण आसानी से हो सके और ये कम खर्च भी लगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अयस्क। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखा गया, याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। क्या करना है आपको, इस चीज को याद रखना है। ये आपको यहाँ पे लिखा गया है कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। जैसे अयस्क क्या होंगे, जिनसे हमें धातु बाद में प्राप्त होती हैं और ये कम खर्च पे निकाले जाएं, तो जो अयस्क होते हैं वो खनिज से ही लिए जाते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर से जितने भी खनिज निकाले जाएंगे वो सारे तो अयस्क नहीं होंगे, क्योंकि किसी में ज्यादा खर्च लगेगा, किसी में कम। तो जिसमें कम खर्च लगता है उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं, बाकी जो ज्यादा लागत वाला होगा उसका हम नहीं यूज करते। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, खनिज और अयस्क में अंतर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, अब देखिए ध्यान से। यहाँ पे कॉपर के अयस्क, जिसका नाम क्या है, तांबा ग्लास, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2 और S। C यानी कॉपर के नीचे यहाँ बेस में 2 लिखा है और यहाँ पे सल्फर, और आगे क्या लिखा है, कॉपर पायराइड, जिसमें कॉपर पायराइड एक यहाँ पे इसका गलत हो गया है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे SO यस के बाद 2 होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका 2 हो गया। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि पहला क्या है, तांबा ग्लास, जिसका फॉर्मूला है Cu2 और S। अगला है कॉपर पायराइड, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। अगला क्या है, क्यूपराइड। जैसे यहाँ पे क्यूपराइड का क्या फॉर्मूला है, Cu2 और O। ठीक है, तो हम एक चीज और देखते हैं, जैसे जिन यौगिकों में S लगा होता है, S का मतलब सल्फर, तो उस यौगिक को हम कहते हैं सल्फाइड। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका पीछे ये किसका है, ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तो इस यौगिक को हम क्या कहेंगे, ये है कॉपर का सल्फाइड यौगिक, कॉपर का सल्फाइड यौगिक। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, दो तरीके से, कॉपर के अयस्क लिखो या फिर बोलेगा कॉपर का सल्फाइड अयस्क लिखो। तो जब आपसे कॉपर का सल्फाइड अयस्क पूछेगा तो आप यहाँ पे तांबा ग्लास फॉर्मूला, इसके बाद कॉपर पायराइड उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे आपको कॉपर के ये जो क्यूपराइट है इसके अंदर आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर का ऑक्साइड अयस्क। क्या बोलेंगे इसको, कॉपर का ऑक्साइड अयस्क, और उसको क्या बोलेंगे, कॉपर का सल्फाइड अयस्क। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको बस केवल सिंपल सा पूछे कि कॉपर के अयस्क बताओ तो आप तीनों नाम लिख सकते हो, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि कॉपर के सल्फाइड अयस्क बताओ तो आपको यहाँ पे तांबा ग्लास कॉपर पायराइट लिखना पड़ेगा। जब कॉपर का ऑक्साइड अयस्क पूछेगा तो आपको क्यूपराइट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉपर के अयस्क। अगला जो है वो दूसरा आपका है कि लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या है आपका, यहाँ पे है कि हेमेटाइट, जिसको यहाँ पे Fe2O इंटू 2S2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और आगे जो है मैग्नेटाइट Fe3O2, यहाँ पे सीडेराइट FeCO2, यहाँ पे FeCO2 ना होकर के यहाँ पे 3 होगा, जिसका मतलब होगा कार्बोनेट। CO3 को आप कार्बोनेट पढ़ते हो तो ये आपका कार्बोनेट होगा। तो आपसे फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे के ऑक्साइड अयस्क बताओ, तो ये आपका ऑक्साइड अयस्क हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, और वो क्या है, उसको हम बोलेंगे लोहे का कार्बोनेट अयस्क। तो ये कौन सा है, ये आपका कार्बोनेट अयस्क है, आप यहाँ पे इसको लिख दो कार्बोनेट अयस्क। और ये क्या है, ये आपका ऑक्साइड अयस्क है।
तो आप यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। आगे क्या बोला, जिंक के ऑक्साइड, जिसमें क्या बोला, जिंक कार्बोट, अरे यहाँ पे लिखा है आपका जिंक कार्बोनेट। अगला क्या है, जिंक ब्लेड। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा आपका ZnCO3। यहाँ पे क्या है, जिंक ब्लेड जिसमें ZnS, और ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो क्या हो गया, ये आपका जिंक का कार्बोनेट अयस्क हो गया, ये आपका जिंक का, ये इस चीज को ऐसे कर देते हैं, जिंक ब्लेड हो गया, और ये आपका ये जिंक का सल्फाइड अयस्क, जिंक का ऑक्साइड अयस्क, जिंक का कार्बोनेट अयस्क। अगला है मरकरी के अयस्क कौन कौन से हैं, तो ये है सिनेबार, इसका नाम है सिनेबार और इसका फॉर्मूला है HgS। अगर आपसे पूछेगा कि मरकरी के सल्फाइड अयस्क बताओ तो वो क्या होगा, सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है Hg+। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको क्या पढ़ते हैं, मरकरी के ऊपर आपका डबल चार्ज हो तो इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगल हो तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस। और जब डबल चार्ज हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि Hg1 अगर इसके ऊपर प्लस का पॉजिटिव चार्ज सिंगल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मर्क्यूरस। अगर डबल चार्ज होगा तो क्या पढ़ना होगा, मर्क्यूरिक। एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से है, बोला बॉक्साइट, जिसका बॉक्साइट को आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 × 2S2O। एक और है इसके एल्युमिनियम का एक और अयस्क है जिसको बोलते हैं एल्यूमिना। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं कि कॉपर के सल्फाइड अयस्क तो तांबा ग्लास, कॉपर पायराइट। अगर ऑक्साइड अयस्क पूछेगा कॉपर का तो यहाँ पे क्यूपराइट। लोहे के अयस्क अगर ऑक्साइड का पूछेगा तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और अगर यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क पूछेगा लोहे का तो सिडेराइट। और सेम इसी तरीके से आपको सब कुछ ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा गया। आगे है कि धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। सबसे पहले अब यहाँ से आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है कि धातुओं का निष्कर्षण या इसी को बोलते हैं धातु कर्म। तो सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म होता क्या है। जैसे आपने ये देखा कि अयस्क आपने पढ़ा जिसके अंदर से हम धातुओं को निकालेंगे और लागत भी कम लगेगी। तो अयस्क के अंदर से अशुद्धियों को बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं धातु निष्कर्षण या फिर धातु कर्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण या फिर धातु कर्म कहते हैं। या फिर कैसे कह सकते हैं कि अयस्क से अशुद्धियों को निकाल करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग धातु निष्कर्षण या फिर धातु कर्म कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज को समझ गए। अब एक और चीज आपको याद रखिएगा, जैसे अयस्क होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अयस्क होंगे और आपको पता होगा कि अयस्क के साथ कुछ और अशुद्धियां होंगी। क्या, कुछ अशुद्धियां भी होंगी। अशुद्धियां जैसे क्या हो सकता है इनके अंदर धूल हो सकते हैं, जैसे धूल हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, इसके साथ अन्य कण भी हो सकते हैं। ऐसी सारी चीजें अयस्क के साथ होंगी क्योंकि वो खनिज से मिलकर निकलता है। तो यहाँ पे जो अशुद्धियां होती हैं इसी को हम कहते हैं, इस अशुद्धियों को हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं गैंग। देखिए ध्यान से, इस चीज को हम कहेंगे गैंग। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है और उससे जो हम लोग धातुओं को प्राप्त करते हैं, शुद्ध धातुओं को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु निष्कर्षण या फिर कहते हैं धातु कर्म। अब आगे जो है वो है क्रियाशीलता के आधार पे धातुओं का निष्कर्षण। तो आपने क्रियाशीलता तो पढ़ी होगी कल, मैंने जिस तरीके से सक्रियता श्रेणी बताई
कि उसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर जो कि अत्यधिक क्रियाशील होंगे, दूसरा कौन सा, एक होंगे जो बिल्कुल बीच में, जैसे एकदम ऊपर कौन सा, मान लीजिए पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें थी। बीच में आपने देखा था जैसे जिंक था और आपका आयरन था, ये सारी चीजें। और सबसे निम्न में कौन सी थी, जैसे मरकरी थी, गोल्ड था, सिल्वर था, तो ये आपका निम्न अभिक्रिया। तो इन चीजों को हम कैसे निकालते हैं, जैसे सोने को तो हम लोग निकालते होंगे ना अयस्कों के थ्रू, तो क्या होगा, तो वो कब आएगा, वो किस में आएगा, निम्न अभिक्रियाशील धातु में। फिर मध्यम क्रियाशील धातुओं में जैसे आयरन हो गया, इसके अलावा अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें आ गई। तो इन चीजों को हम लोग समझ गए। अब एक और इसमें चीज हमें समझना पड़ेगा, उसको हम लिखते हैं, वो होता है अयस्क सांद्रण। अब अयस्क सांद्रण होता क्या, इसको थोड़ा हम आपको लिख के दिखा देते हैं। हेडिंग है आपकी अयस्क सांद्रण। अयस्क सांद्रण, तो इसको पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसके बाद मैं इस चीज को आपको लिख के दिखा दे रहा। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि अयस्क के अंदर क्या होता है, गैंग होते हैं, छोटे छोटे अशुद्धियां होती हैं जो धूल के कण हो सकते हैं और भी सारी चीजें। तो अयस्क के अंदर से इन गैंग को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अयस्क सांद्रण। तो वही यही चीज यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी कि अयस्क में उपस्थित गैंग को दूर करने की क्रिया अयस्क सांद्रण कहलाती है। अयस्क सांद्रण कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि अयस्क सांद्रण किसे कहते हैं। गैंग पहले ही समझा दिया, और अयस्क में से गैंग को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अयस्क सांद्रण कहते हैं। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हमने पढ़ा कि धातुओं को या फिर अयस्कों से निष्कर्षण 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा, सबसे निम्न क्रियाशील वाली जो धातु होंगी, मध्यम क्रियाशील वाली जो धातु होंगी, और तीसरा अधिक या फिर अत्यधिक अभिक्रियाशीलता वाली जो धातु होगी उसको कैसे निकालेंगे। वही चीजें आपको एक एक करके यहाँ पे देखना है। सबसे पहले पहला क्या है, ये आपका पहला है कि ये आपका पहला हो जाएगा, क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के नीचे, जैसे आपने देखा था सिल्वर था, गोल्ड था, मरकरी था, ये सारे आपके धातु थे। तो उनको हम लोग अयस्कों से कैसे निकालते हैं, मतलब अयस्क मैंने अभी समझा दिया, तो अयस्क से उनको हम कैसे बाहर निकालते हैं उस चीज को हम देखते हैं। करना आपको कुछ नहीं होता, बस क्या करते हैं, जैसे ही उसके हमें अयस्क मिलेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है कि मरकरी या फिर मरकरी का जो अयस्क होता है उसे हम कहते हैं सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। हमें इसके अंदर से अगर मान लीजिए मरकरी को बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल से इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम क्या पाते हैं, हम इसके बाद पाते हैं मरकरी ऑक्साइड। क्या मैंने बोला कि जब जैसे हमें मरकरी के अयस्क कौन से मिले थे, मरकरी का अयस्क हमें मिला था सिनेबार, जिसका फॉर्मूला था HgS। जैसे आप इसको गर्म करते हो कहाँ पे सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, मरकरी, या फिर हाँ यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे मरकरी को अभी मैंने क्या पढ़ा, आपको बोला कि जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम ऐसे क्या, इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें मिलता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर देखते हैं। क्या बोल रहा कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में कहाँ हो, नीचे होती हैं, मतलब ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे पाई जाती हैं वो काफी कम क्रियाशील होती हैं। तो बोला बहुत कम क्रियाशील होती है, मैंने पहले बता दिया, जिस कारण इन धातुओं को, अयस्कों को, मतलब इनकी जो अयस्क होंगे, जैसे हाइड्रोजन का, सॉरी यहाँ पे आपको मरकरी का अयस्क जो दिखा वो था आपका सिनेबार,
तो इनको हम क्या करेंगे, जब गर्म करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे धातु मिल जाता है। मतलब जो कम क्रियाशील वाली धातुएं होंगे या फिर कम क्रियाशील वाली धातुओं का जो अयस्क होगा, अगर उसके अंदर से हमें धातुओं को प्राप्त करना होगा तो सिंपल सी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आपको उसको गर्म कर देना पड़ेगा, तो आपको धातु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सिनेबार मतलब मरकरी का एक अयस्क है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये मरकरी का एक अयस्क होता है। बोला कि वायु में गर्म करने पर सबसे पहले ये आपको क्या देगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा आपको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड देगा। क्यों मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे बताता हूं अभी। तो ये आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड देगा और अधिक गर्म करने पे ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपचयित हो जाता है। मैंने आपको इससे पहले उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बताई थी। उपचयन एक ऐसा यौगिक जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़े तो उसे हम कहेंगे उपचयन, और अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा तो इसको हम बोलेंगे अपचयन। तो वही चीजें हैं। क्या बोल रहा, सिंपल सी कि सिनेबार के एक मरकरी का अयस्क है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है, और अधिक गर्म करेंगे तो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड अपचयित हो जाता है, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। आइए देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिनेबार लिया, क्या, सिनेबार, जो कि मरकरी का एक अयस्क है, तो ये आपका सिनेबार हो जाता है। जब इसको आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे गर्म करते हो तो ये क्या मिलेगा आपको, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैसे ये बन जाता है मैं अभी दिखा रहा हूं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये आपको, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड ये आपकी बाहर निकल जाती है। HGS ये आपका सिनेबार था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने यहाँ पे गर्म किया तो ये क्या बना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपका ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, और ये आपका, जब अब इसमें क्या बोला आगे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम और गर्म करते हैं तो उसमें से अपचयित हो जाता है। अपचयित का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। जो तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब आप यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, जब इसको आपने और गर्म किया तो क्या हुआ, हमें मरकरी मिल गई और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो ये पहला आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना होता है, जब जो निम्न क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं उनको बस हमें क्या करना होगा, उनके अयस्कों को गर्म करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे जो धातु ऑक्साइड मिलेगा। ये क्या, यहाँ पे धातु ऑक्साइड, धातु की जगह पे मरकरी है, तो बस वही चीज है कि धातु ऑक्साइड मिलेगा, और जब हम उसको दोबारा से गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें धातु मिल जाता है। तो ये पहली क्रिया हो गई। मतलब निम्न सक्रिय धातुओं को जब हम धातुओं के अयस्कों को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड मिलता है, जिसे हम अगर और अधिक गर्म करते हैं तो क्या होगा, हमें उससे धातु मिल जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो पहला आपको निष्कर्षण जो था कि निम्न क्रियाशील वाली धातुओं को हम कैसे करते हैं, तो आपको वो चीजें समझ में आ गई। अगला जो है, अगली जो चीज है वो है कि जो मध्य में पाए जाते हैं, जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये सारी चीजें, इनको हम कैसे करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोला कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ना तो ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ना तो ये कम क्रियाशील होते हैं। आगे बोला प्रकृति में ये प्रायः दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होगा सल्फाइड, दूसरा होगा कार्बोनेट। मतलब जैसे जिंक होगा तो जिंक सल्फाइड, या फिर किस में पाया जाएगा, जिंक कार्बोनेट में। दो तरीके से दो इसके अयस्क मिलते हैं। कौन कौन से, एक होगा जिंक सल्फाइड और दूसरा कौन सा होता है, जिंक कार्बोनेट। तो वही चीज इसमें बोल रहा है कि ये कैसे मिलते हैं, प्रकृति में ये प्रायः जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। मतलब जैसे जिंक कार्बोनेट है, उससे हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे, और जिंक ऑक्साइड के बाद हम लोग उसको दोबारा से जिंक में प्राप्त कर लेंगे। सेम इसी तरीके से जिंक कार्बोनेट होगा तो हम उसको जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, और दोबारा से हम उसको जिंक को
दूसरे स्टेप में प्राप्त कर लेंगे। आगे मैं अभी उसको दिखाऊंगा। ये क्या बोला कि तुलना में धातुओं को उसके क्या मिलते हैं, उसके हमें ऑक्साइड मिलते हैं इसके अपचयन से, मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन का बाहर जाना, मतलब अपचयन से पहले हमें धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दो टाइप से होते हैं, सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि द्वारा और कार्बोनेट अयस्कों को निष्पातन विधि द्वारा। कैसे करते हैं आइए हम इसको पहले आपको दिखा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले भर्जन होता क्या, ये आप याद रखिए कि भर्जन होता क्या है। जैसे मैंने पहले क्या बताया, जो निम्न क्रियाशील वाले धातु थे, मैंने अब बताया कि किसी भी धातु के अयस्कों को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ऑक्साइड मिलता है, उस अयस्क का ऑक्साइड मिलता है। तो वही लिखा है कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक मतलब पिघलने जैसे बिंदु के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड में। जैसे सिंपल सा आपको याद रखना है कि कोई भी अयस्क का सल्फाइड होगा, जैसे यहाँ पे जिंक का, ये जिंक है, ये सल्फाइड है, तो ये क्या हो गया आपका जिंक सल्फाइड। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो किसी भी अयस्क के सल्फाइड को जब हम लोग उसके गलनांक से नीचे एवं उच्च ताप पर हम उसको गर्म करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें उसका उस अयस्क का ऑक्साइड मिलता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन। तो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब जैसे जिंक सल्फाइड हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका मध्यम क्रियाशील है। जब आप जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड मिलता है। मतलब सल्फाइड अयस्क को जब हम लोग जलाते हैं या फिर गर्म करते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड अयस्क मिलता है। तो इस पूरी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक, यहाँ पे जिंक सल्फाइड हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और जब आप इसको किए तो देख इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक कितने सर, एक, तो यहाँ पे भी जिंक एक हो गया, यहाँ पे सल्फर एक, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आपका जिंक भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, मतलब 4। तो आपको इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये आपका बैलेंस नहीं है। पहले आप इसको बस यही समझ लीजिए कि कैसे हम क्या लिखते हैं, बैलेंस इसको हम लोग अपने हिसाब से बाद में जिस तरीके से मैंने बैलेंस करना आपको सिखाया था उस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, किसी भी धातु के अयस्क का सल्फाइड लेंगे और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या फिर उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऑक्साइड अयस्क मिलेगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो है निष्पातन किसे कहते हैं। तो बोल रहा कि जिस तरीके से वहां पे ऑक्साइड अयस्क का क्या था, सल्फाइड था, यहाँ पे अयस्क का क्या होगा, कार्बोनेट। मतलब यहाँ पे हम लोग कार्बोनेट अयस्क लेंगे और जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्साइड अयस्क। जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट था, जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये चीजें क्या लिखी है कि वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो पिघले नहीं, मतलब उसको गलनांक से नीचे रखना है और ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। इन सारी चीजों को मैं एक ही साथ इंक्लूड करके आप सभी को बताऊंगा। तो निष्पातन में क्या किए कि जब हम लोग सल्फाइड के अयस्क को गर्म किए तो हमें क्या मिला, हमें मिला वहां पे अयस्क का ऑक्साइड, और तो उस क्रिया को हम लोग कहें निष्पातन भर्जन। और जब कार्बोनेट के अयस्क को हम लोग गर्म किए तो उससे हमें क्या मिला, ऑक्साइड के अयस्क मिले। तो यहां तक चीजें हो गई। अगला क्या है, इसका हम लोग अपचयन कराएंगे। तो वही चीजें यहाँ पे कि अब हमें क्या मिला, आपने देखा कि सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पे हमें क्या मिला, हमें अयस्क ऑक्साइड मिला सेम। तो उस क्रिया को हम लोगों ने भर्जन कहा। और सेम इसी तरीके से कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला अयस्क का ऑक्साइड।
अब अयस्क का ऑक्साइड तो यही चीज है। अब हम इसको क्या करेंगे, अयस्क के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका अपचयन करेंगे। जैसे यहाँ पे तो अपचयन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे जिंक, रुक जाइए 1 मिनट, जैसे आपको मिला था क्या, आपको मिला था जिंक ऑक्साइड। अब हमें इससे क्या पाना है, इससे हमें जिंक को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या फिर आपको एक और चीजें मिली थी क्या, जब आप कार्बोनेट का अयस्क लिए थे तो उसमें आपको क्या मिला था, कार्बोनेट के अयस्क से हमें यहाँ पे पीछे आपने देखा कि क्या मिला था, ऑक्साइड अयस्क। तो यही चीजें यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो यही चीजें आपको वही चीज दिख रही। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर से ये ऑक्सीजन तो डायरेक्ट बाहर नहीं निकल सकता, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अयस्क का ऑक्साइड होता है उसके अंदर हम लोग एक ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं गालक। तो गालक क्या होता है, गालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अयस्क के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और हमें धातु को शुद्ध फॉर्म में देने में मदद करता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग गालक कहते हैं। तो यहाँ पे वो गालक क्या होगा, इसको हम यहाँ पे जैसे लिखा है ऑक्साइड अयस्क, जब इसको हम लोग कार्बन, मतलब ये कार्बन क्या है, यहाँ पे गालक का काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये आपका कार्बन हो गया जो कि यहाँ पे गालक के रूप में है। तो ये क्या होगा, जिंक से ऑक्सीजन अपचयित होगा, अपचयित का मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, या तो कभी कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता। तो यहाँ पे आपका ये जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, अयस्क ऑक्साइड अयस्क हो गया। जब इसको हम लोग गालक के साथ करते हैं तो हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पे फिर से एक बार सारी चीजों को पहले दिखा देते हैं, फिर पढ़ के आपको। ये हो गया अयस्क के ऑक्साइड, मतलब ये अयस्क का ऑक्साइड था, इससे हमें क्या पाना था, धातु को प्राप्त करने के लिए उसका क्या करते हैं हम लोग, अपचयन करते हैं। और अपचयन करने के लिए एक गालक को अयस्क के ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। वही मैंने कराया कि ऑक्साइड अयस्क था, इसमें मैंने गालक का उपयोग किया, जैसे ऑक्सीजन बाहर चला गया और यहाँ पे हमें धातु मिल गई। नोट करके क्या लिखा है कि वह पदार्थ जो उच्च तापमान पर अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गला करके साथ जोड़ लेता है। मतलब ये ऑक्साइड यहाँ पे जो था इसको अपने साथ ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया और यहाँ से हमें शुद्ध धातु मिल गई। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इससे ऐसे पदार्थ को गालक कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं सारी चीजों को बताता हूं। हाँ, पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने ये बताया कि धातुओं, अयस्कों से धातुओं को पाने के 3 हैं। पहला, जो ऐसे धातु जो कि सक्रियता श्रेणी से हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, क्या करते हैं, सिंपल सा हम उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हम क्या पाएंगे, अयस्क का ऑक्साइड पाएंगे और अयस्क के ऑक्साइड को और गर्म करते हैं तो हमें धातु मिल जाता है। यही प्रक्रिया तो आपका क्या कहलाया, आपको वर्जन यही चीज आगे कहलाई कि क्या हमने किया कि जो सक्रियता श्रेणी में कम क्रियाशील वाले धातु थे उनको जब हम लोग धातु अयस्क थे उनको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें धातु या फिर अयस्क का ऑक्साइड मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जब उसको दोबारा से गर्म करते हैं तो हमें धातु मिल जाती है। ये क्या था, ये आपका अयस्क का सल्फाइड था। जब इसको आप गर्म किए तो आपको यहाँ पे क्या मिला, अयस्क का ऑक्साइड मिला। जब इसको आप दोबारा से गर्म किए तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, धातु मिल गया। ये हो गया निम्न सक्रियता श्रेणी में जो निम्न धातु होते हैं, जो कम क्रियाशील वाले, जो मध्यम होते हैं उनको हमें क्या करते हैं, उसमें 2 टाइप के पाए जाते हैं। पहला कौन सा, पहला आपका होता है कि अयस्क के सल्फाइड, दूसरा आपका अयस्क के कार्बोनेट। अयस्क के सल्फाइड को हम लोग क्या करते हैं, अयस्क के सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर हम जब उसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें अयस्क का ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, इस पूरी क्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। और सेम इसी तरीके से अयस्क के कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उससे हमें अयस्क का ऑक्साइड दोबारा से मिलता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं।
और इसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब अयस्क का जो दोनों में हमें भर्जन और निष्पादन में ऑक्साइड मिला था, जब उसके अंदर से हम लोग ऑक्सीजन को गालक के द्वारा निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलती है, धातुएं मिल जाती हैं। और गालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अत्यधिक उच्च ताप पर क्या करते हैं, अयस्क के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अपचयित करने का काम करें, उसको हम लोग गालक कहते हैं ऐसे पदार्थ को। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अगला जो लास्ट है आपका कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर मतलब ज्यादा क्रियाशील पाई जाती हैं, मतलब जो ज्यादा तेजी के साथ क्रिया करती हैं, उनको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, इसीलिए इसे किस विधि से बाहर निकालते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि के द्वारा प्रयोग करके इन धातुओं को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं ये इसको हम देखते हैं। तो ये आपको विद्युत अपघटनी विधि लिखी गई है। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसका पहले फिगर बना देता हूं और फिगर बनाने के बाद आपको ये सारी लाइन समझ में आ जाएंगी। देखिए ध्यान से, जैसे ये है विद्युत अपघटनी का फिगर, हम कैसे बनाएंगे एक एक करके हम इस चीज को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक यहाँ पे, हाँ, आपको यहाँ पे एक ऐसा बर्तन लेना पड़ेगा, ऐसे आप कुछ ले सकते हो, और आपको इसके अंदर दो विद्युत की रॉड लगा देनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे आपको ऐसे, ये क्या होगा, ये थोड़ा मोटा होगा, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये जो होगा ये वाला रॉड वो आपका थोड़ा मोटा होगा, जैसे यहाँ पे बनाते हैं। कैसा ये होगा, ये आपका मोटा रॉड होगा, और इसको और मोटा कर देते हैं, ये आपका मोटा हो गया। अगला जो होगा इधर वाला रॉड वो आपका पतला होगा, ऐसे कुछ। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। कॉपर सल्फेट का मतलब इसमें कॉपर सल्फेट भी मिला होगा, साथ में इसमें जल भी मिला होगा। मतलब पानी के अंदर, ये मान लीजिए यहाँ पे इस पूरा क्या होगा, ये आपका पानी है, इसी के अंदर हम लोग क्या किए हैं, ये है आपका कॉपर सल्फेट का विलयन। ये क्या है आपका, यहाँ पे लिखते हैं, ये इसमें आपका कॉपर सल्फेट का विलयन। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या किए हमने, हमने एक ऐसा बर्तन लिया और उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन मिला दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो मैंने विद्युत का रॉड लिया इसके अंदर प्लस का चार्ज, ये विद्युत रॉड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक चीज और याद रखना है कि ये जो विद्युत रॉड है, ये आपका जो विद्युत रॉड है वो किस चीज का है, वो आपका कॉपर का बना हुआ है, ये आपका कॉपर का है। अब ये क्या है, इसको, ये है आपका अशुद्ध, अशुद्ध धातु, जो कि कौन सी है, कॉपर की मोटी छड़ है, ये आपका मोटी छड़ है। और ये क्या है, ये आपका ये वाला शुद्ध धातु की, शुद्ध धातु कौन सा, कॉपर की पतली छड़ है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये बर्तन था, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन मिला दिया, इसमें दो रॉड लगाए जिसमें ये मोटी छड़ थी जो कि कॉपर के अशुद्ध धातु, मतलब कॉपर जैसे, कॉपर एक धातु है जिसकी ये अशुद्ध धातु की मोटी छड़ थी और ये शुद्ध धातु की मोटी छड़ थी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बैटरी के थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस चीज को हम ऐसे कनेक्ट कर दिए और इस चीज को कुछ इस तरीके से, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड।
आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपका इतना आपको समझ में आ गया कि एक बर्तन था, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन था, एक अशुद्ध धातु जो कि कॉपर की मोटी छड़ को इधर लगा दिए और इधर शुद्ध धातु की पतली छड़ जो कि ये भी कॉपर की थी, इसको हमने यहाँ पे अशुद्ध धातु को पॉजिटिव सिरे और यहाँ पे इसको नेगेटिव से हम लोग जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही हम लोग आगे क्या है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस बैटरी से बिजली को प्रवाहित करना स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर से अशुद्ध धातु की कॉपर है तो इसके अंदर से क्या होगा, कॉपर। अब आपको पता है कि कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो अशुद्ध की तरफ से शुद्ध की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे ये जो पतली रॉड थी अब इसके ऊपर कॉपर जाने लगा और ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव चार्ज वाले रॉड की तरफ यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट होने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, ये जो रॉड था वो आपका मोटा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर कॉपर थे, मतलब जो कॉपर अंदर शुद्ध थे, शुद्ध धातु, वो इधर शुद्ध धातु की पतली छड़ की तरफ आ गए और ये मोटा हो गया और इसके अंदर जो अशुद्धियां थी वो आकर के आपका यहाँ नीचे जम जाती है। यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें आपका ये आकर के नीचे आपका जम जाता है और ये जो अशुद्धियां हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनोड पंख। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड पंख। इसको, इस अशुद्धि को हम क्या कहेंगे, एनोड पंख, या फिर इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं धातु मल। तो इसी को एनोड पंख या फिर धातु मल, इसको हम लोग आप लिख लेंगे धातु मल। उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं इसको अब मैं एक करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक हम बर्तन लेते हैं जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का हम विलयन मिला देते हैं। उसके बाद हम लोग 2 रॉड लेते हैं। एक रॉड जो होती है वो अशुद्ध धातु की कॉपर की छड़ होती है जो कि अशुद्ध होता है। दूसरा शुद्ध धातु मतलब कॉपर की ही एक पतली छड़ लेते हैं। इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जो अशुद्ध धातु की छड़ थी उसको हम एनोड और इसको हम लोग कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं। अब आगे क्या होता है, जब हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो ये जो अशुद्ध धातु मतलब कॉपर की छड़ थी उसके अंदर से मतलब कॉपर जो होगा, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज जो कि पतली छड़ की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर से थोड़े थोड़े जो हैं जो अशुद्धियां थी वो नीचे जमने लगती हैं। ये जो अशुद्धियां जमी इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख या फिर धातु मल। तो इस तरीके से आपको पता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं उनको हम लोग विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा उन धातुओं को प्राप्त करते हैं। वही चीजें इसमें अब आपकी लिखी गई हैं। क्या लिखा गया, धातुओं को शुद्ध प्राप्त करने के लिए उनका शोधन किया जाता है। क्या किया जाता है, उनका हम लोग शोधन करते हैं, मतलब उनसे हम लोग उनको हम बाहर निकालते हैं। शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड की छड़ के साथ एक बर्तन में लटका दिया जाता है। इस बर्तन में विद्युत अपघट्य को भर दिया जाता है। विद्युत अपघट्य मतलब वही मैंने जो अभी आपको बताया कॉपर सल्फेट जो कि धातु का लवण होता है। तो कॉपर सल्फेट एक धातु लवण है, ये पहले ही बता चुके हैं। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो धातु आयन यहाँ पे बनने लगते हैं। यह आयन शुद्ध धातु की पतली छड़ में चिपक जाते हैं और पतली छड़ मोटी हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक अशुद्ध धातु वाली मोटी छड़ से धातु पूरी तरह से न निकल जाए। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं और अशुद्धियां बर्तन में नीचे बैठ जाती हैं और इसे हम एनोड पंख कहते हैं। मतलब जो इस फिगर को समझ गया वो विद्युत अपघटनीय विधि को लिख सकता है इजीली। वही चीजें आपको यहाँ पे लिख करके दिखाई गई थी। और इसी को हम एक और चीज इसी को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं धातु का परिकर्षण। ये चीज आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं धातु का परिकर्षण। तो विद्युत अपघटनीय विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो ये चीजें याद रखनी। जिसको फिगर समझ में आ जाएगा वो इसको अच्छे से पूरा लिख सकता है।
तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा एक दो टॉपिक और बचा है, उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे संक्षारण क्या होता है, बोल जैसे इसको मैंने पहले ही क्लास में बताई थी कि जब कोई धातु वायु, नमी या रासायनिक पदार्थ के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम उसको बाहर रख देते हैं, वायु के कांटेक्ट में आता है या फिर जल के कांटेक्ट में, तो उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी की वस्तुओं पर काली हो जाना, कॉपर पर हरे रंग की परत बढ़ जाना, इसके अलावा लोहे में जंग लग जाना, ये हो गया आपका संक्षारण। अब इसको बचाते कैसे हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो यसद लेपन, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पे हम क्या करते हैं, यसद लेपन की प्रक्रिया करा देते हैं। जब दो धातुओं को गलाकर कोई तीसरी धातु बना दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। मिश्र धातु बना के जब किसी धातु को संक्षारण से बचाना हो, तो दो धातुओं को मिला करके एक मिश्र धातु हम बना देते हैं। अगला पेंट करके, आपको पता है। और चौथा जो है ग्रीस या फिर उसमें तेल लगा करके। तो आपको संक्षारण का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक है आपका मिश्र धातु। तो जब हम दो या दो से अधिक अलग अलग धातुओं को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण, मतलब उनको जो मिलाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातुएं गलित धातुओं के उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होता है। वही चीज है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि पीतल में जो है कॉपर 70% होता है और जिंक कितना होता है, 30%। बोला कि इनका यूज कहाँ करते हैं। सेम उसी तरीके से कांसा में कॉपर 88% और ये 12%। और यहाँ पे जर्मन सिल्वर, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिए। इससे क्या बनता है, इससे आपका MCQ बनता है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे क्या है, आगे है आपका लास्ट अमलगम। अम्लराज मैंने पढ़ाया था और सेम वैसे ही अमलगम है। तो आप ये ना समझिएगा कि अम्लराज अमलगम ही है, ये अलग है। जैसे मैंने अभी आपको मिश्र धातु बताया कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन अमलगम में क्या होता है, हम एक धातु को फिक्स कर देते हैं जिसका नाम है पारा। मतलब पारे के अंदर हम कोई दूसरी धातु मिलाएं तो क्या होगा, उसी से अमलगम बनता है। जैसे क्या बोल रहा है कि यदि किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाए, मतलब एक धातु पारा हो गई, दूसरी उसमें कोई और ऐड कर दें, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम लोग अमलगम कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ जैसे चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम को पारा में मिला करके हम क्या करते हैं, अमलगम बनाते हैं। परंतु लोहा और प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, नोट करके इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक सारे टॉपिक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। और इस तरीके से आपका चैप्टर 3 जो कि धातु और अधातु है वो आपका खत्म हो गया होगा। और इनके जो क्वेश्चन है, मतलब आपकी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, उन्हें मैं जब सारे चैप्टर्स को पढ़ा लूंगा तो आपको MCQ, शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप जो भी है, सारे क्वेश्चन आंसर को मैं एक ही साथ कराऊंगा, जिसमें आपके अनसॉल्व पेपर या फिर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर आए रहे होंगे, मैं सब कुछ आपको करा के दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।